हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो अगला हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने ह्यूमन जो ब्लड है उसको कंप्लीट किया था। आज जो हम अपना वीडियो बना रहे हैं उसमें हम अपना जो ब्लड है उसमें कितने प्रकार की सेल जो है वो पाई जाती है उसके बारे में आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे तथा कितने कैसी सेल होती है, किनका क्या फंक्शन होता है और कौन कैसे दिखती है, सारे बारे में स्टडी करेंगे। तो अपनी जो ह्यूमन ब्लड है उसमें 3 प्रकार की सेल पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है। आरबीसी क्या होती है? इनको हम आरबीसी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रेड कलर की होती है तो इनको कहते हैं रेड ब्लड कार्पल्स। डब्ल्यूबीसी को कहते हैं वाइट ब्लड कार्पल्स और प्लेटलेट्स को कहते हैं, ये प्लेटलेट्स होती हैं और ये येलो कलर की, ये रेड कलर की होती है, ये वाइट कलर की होती है, ये येलो कलर की होती हैं। ठीक है। और आज हम इसके नंबर्स देखें कि इनकी जो नंबर्स है वो कितने पाए जाते हैं। तो वो आरबीसी जो होती है वो मिलियंस में पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी जो है वो थाउजेंड्स में पाई जाती है और प्लेटलेट्स जो है वो लाख में पाई जाती हैं। नंबर्स के बेसिस पे अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें तो ह्यूमन ब्लड में आरबीसी जो है उनकी संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो आरबीसी, इसके बाद प्लेटलेट्स और इसके बाद डब्ल्यूबीसी। और साइज़ के बेसिस पे यदि हम कंपैरेटिव स्टडी करें तो डब्ल्यूबीसी जो होती है उनका साइज़ जो होता है वो बड़ा होता है, इसके बाद हल्का सा प्लेटलेट्स का होता है और इसके बाद आरबीसी जो होती है वो हमारी छोटी होती है। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी जो होती है उनको क्या कहा जाता है? इनको एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। ठीक है। सबसे पहला इसका नाम जो है वो उसको क्लियर करेंगे। इसके बाद डिस्कवरी किसने करी? तो इसकी डिस्कवरी जो है वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी। इसके बाद आता है फॉर्मेशन जो होता है वो आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो बोन मैरो जो होती है, ठीक है, अपनी जो बोन मतलब हड्डी पाई जाती है उसी में जो हॉलो यानी जो पोरस बोन है वहाँ पे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद इनकी लाइफ देखें तो ये कितने दिन तक ह्यूमन की बॉडी में जीवित रहती हैं? तो ये हमारी 120 दिन, ठीक है, 120 डे तक ये हमारी बॉडी में जीवित रहती हैं और इसके बाद इनकी क्या होती है? डेथ हो जाती है। अच्छा, इनकी डेथ कहाँ होती है? तो इनकी डेथ जो है वो लीवर और स्प्लीन जो पाया जाता है अपनी बॉडी में, स्प्लीन जो है वो स्टमक के ऊपर पाया जाता है, इसको हिंदी में प्लीहा बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें जाके ये आरबीसी हमारी मर जाती है। इसके बाद आता है रीजनरेशन, यानी कि दोबारा से इनका रीजनरेशन कहाँ होता है? तो इनका रीजनरेशन स्प्लीन में होता है। तो इसीलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक ऑफ द ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक कहा जाता है। इसके बाद आते हैं इसका शेप जो है वो कैसा होता है? तो इनका जो शेप होता है वो होता है डंबल शेप। ठीक है। जैसे कि डंबल होते हैं वैसे ही गोल ऐसा ये शेप है जो आरबीसी का होता है। फंक्शन क्या होता है इनका? फंक्शन जो होता है वो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करना, गैसेस का एक्सचेंज करना जो है वो आरबीसी का फंक्शन होता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं कि जो लार्जेस्ट आरबीसी जो है, लार्जेस्ट आरबीसी कहाँ पाई जाती है? यानी सबसे बड़ी जो आरबीसी है वो एम्फ्यूमा, यानी जो एम्फीबियन है, जो एम्फीबियन किसको कहते हैं? जो जल और थल दोनों जगह पाए जाते हैं उनको हम एम्फीबियन कहते हैं। तो उसी में जो एम्फ्यूमा है उसी में जो आरबीसी है वो लार्जेस्ट पाई जाती है। स्मॉलेस्ट कहाँ पाई जाती है? मस्क डियर, मैमल्स जो है उसमें जो मस्क डियर है उसमें स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट जो आरबीसी है वो पाई जाती है। डिसीज़ क्या होती है? अभी डिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो आरबीसी की कमी के कारण सबसे पहला कौन सा रोग होता है? एनीमिया। यदि हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। यदि आरबीसी की अधिकता हो जाती है तो कौन सा हो जाता है? पॉलीकाइथीमिया। ठीक है। और इसके कारण बॉडी में जो है वो ब्लैक स्पॉट बनने लगता है। ठीक है। इसके बाद जो आता है वो आता है, इसके बाद आता है कि अच्छा, जो सिकल सेल एनीमिया जो डिसीज़ होता है इसमें जो आरबीसी होती हैं वो हंसिया के साइज़ की हो जाती है, मतलब कि ऐसी हो जाती है। ठीक है। तो ये जो होता है वो बाय बर्थ होता है क्योंकि इट इज़ द जेनेटिक्स। ठीक है। और आरबीसी जो होती है वो नॉट न्यूक्लियस, यानी कि आरबीसी में जो न्यूक्लियस है वो नहीं पाया जाता और इसीलिए ये मतलब कि जैसे अपन ब्लड को कलेक्ट करेंगे तो जो डब्ल्यूबीसी पाई जाएंगी उसी से हम पर्सन का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। जैसे कि जो डेथ वगैरह हो जाती है तो उसमें ब्लड जो सैंपल होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है तो न्यूक्लियस से जो जेनेटिक स्टडी है वो अपन न्यूक्लियस से कर लेते हैं, लेकिन आरबीसी में तो जेनेटिक्स वो न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता, तो उससे जेनेटिकली जो स्टडी है वो अपन नहीं कर सकते, उसके लिए अपन को डब्ल्यूबीसी चाहिए होती है। तो आरबीसी अपन को समझ में आ गई। एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहले तो आरबीसी जो होती है वो अपनी, सबसे पहले उनको क्या कहते हैं हम? सबसे पहले ये क्लियर करो। तो सबसे पहले इनको कहते हैं एरिथ्रोसाइट, पहला नंबर क्लियर हुआ। दूसरा ये हुआ कि इनकी जो
मतलब ये कितने दिन तक जीवित रहती है, तो 120 दिन तक जीवित रहती है। अगला पॉइंट आता है कि इनकी जो डेथ होती है वो कहाँ होती है, तो लीवर एंड स्प्लीन में। रीजनरेशन कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है। कैसे कलर की होती है, रेड कलर की होती है। फंक्शन क्या होता है, ब्लड वो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करना। लार्जेस्ट होती है एम्फियूमा में पाई जाती है, यानी जो एम्फीबियन है। और इसके बाद स्मॉलेस्ट जो है मस्कडियर में पाई जाती है। उसके बाद डिसीज़ देखेंगे कि जो आरबीसी की कमी होती है उससे कौन सा डिसीज़ होता है, तो एनीमिया होता है। और आरबीसी की अधिकता होती है तो पॉलीकाइथीमिया होता है। और सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो वाइवर्थ होता है, और इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो आरबीसी के लिए इतना ही बहुत है। इसके बाद जो अगली जो सेल्स पाई जाती है वो अपने में पाई जाती है वाइट ब्लड सेल। ठीक है, तो हम डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे कि डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, वाइट ब्लड कार्टेल्स। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट। आरबीसी को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट, और इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ठीक है, इनका जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। आरबीसी का भी फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। इसके बाद इसकी लाइफ जो होती है वो 2 से 4 दिन की होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जो लाइफ थी वो थी 120 दिन। ठीक है, तो इनकी जो जिंदगी है 2 से 4 दिन तक ही जीवित रहती है। इसके बाद दोबारा से बंद, 2-4 दिन के बाद मर जाता है। अच्छा, इनकी जो डेथ होती है वो कहाँ होती है, ब्लड में होती है। कहाँ होती है, ब्लड। उनकी जो डेथ होती थी वो कहाँ होती थी, स्प्लीन में, एक तो रीजनरेशन भी कहाँ होगा, ब्लड में। ठीक है, तो ब्लड में ही 2-4 दिन जीवित रहती हैं, मर जाती हैं, और दोबारा से फिर रीजनरेट हो जाती हैं। अच्छा, वेरी वेरी IMP ये है कि इसमें न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसी के द्वारा आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हमने बताया था कि जो डब्ल्यूबीसी है वो कितने में पाई जाती है, थाउजेंड्स में पाई जाती है। थाउजेंड्स का मतलब कितना है, मतलब कि 80,000 से 10,000 तक 100 ml जो ब्लड होगा उसमें 80 से 10,000 तक आरबीसी जो डब्ल्यूबीसी जो है वो पाई जाएंगी। शेप इनका कैसा है, फिक्स नहीं है। ठीक है, किसी भी शेप की हो सकती है। वर्क एंड फॉर्मेशन क्या है, इनका फंक्शन है इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना, यानी कि एंटीबॉडी जनरेट करती हैं, जिससे जो अपने रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो उत्पन्न होती है। किसके कारण, डब्ल्यूबीसी के कारण। ये हमने फ्लो चार्ट बनाया है, वेरी सिंपल वे में पढ़ेंगे कि डब्ल्यूबीसी जो है, आरबीसी तो क्योंकि एक ही टाइप की थी, लेकिन डब्ल्यूबीसी की और भी जो प्रकार है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट कैसी होती है, ग्रेन लाइक होती है, मतलब कि एक दाने टाइप से होती है। ए ग्रेनुलोसाइट जो होती है वो विदाउट दाने टाइप से होती है। ठीक है, अच्छा, अब ग्रेनुलोसाइट जो होती है वो 3 प्रकार की पाई जाती है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और एसिनोफिल। ठीक है, रट लो इनको, मतलब बहुत अच्छा ऐसे चार्ट बनाया है, मतलब अच्छा है। ग्रेनुलोसाइट कितने प्रकार की हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और एसिनोफिल। ठीक है, और ए ग्रेनुलोसाइट कितने प्रकार की, 2 प्रकार की हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, इसके बाद इसके बारे ये जो है इम्पोर्टेंट है, ये आता है कि न्यूट्रोफिल में कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं, बेसोफिल्स में कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम न्यूट्रोफिल के बारे में देखें तो न्यूट्रोफिल में जो है वो 2 एंड मोर न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। बेसोफिल में जो है बाइलोप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, पर कितना है, लार्ज है। और एसिनोफिल में बाइलोप्ड न्यूक्लियस है, स्मॉल साइज़ का है। ठीक है, मैंने बना भी रखा है। और लिम्फोसाइट में कैसा न्यूक्लियस पाया जाता है, लार्ज। और मोनोसाइट में किडनी शेप, ये आता है, ये ज़रूर आता है कि मोनोसाइट जो है वो आता है कि किडनी शेप जो न्यूक्लियस है वो किस में पाया जाता है, तो मोनोसाइट में पाया जाता है। ये आता है और ये आता है। लार्ज जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, लिम्फोसाइट में। तो सबसे पहले 2 चीज़ें क्लियर करो, ग्रेनुलोसाइट कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, न्यूट्रो, बेसोफिल और एसिनोफिल। ठीक है, अगला ए ग्रेनुलोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है चार्ट के माध्यम से। अब हम इसके फंक्शन पढ़ेंगे कि ये जो जितनी भी सेल है इनका फंक्शन क्या क्या होता है। ठीक है, फंक्शन में आएंगे तो सबसे पहले जो न्यूट्रोफिल है उसका वर्क क्या होता है, उसका वर्क होता है फैगोसाइटोसिस, यानी जो भी बैक्टीरिया जो अपने अंदर आ जाते हैं वो बेकार के जो अपन को नुकसान करते हैं, तो उनको क्या करता है, ये उनको खा लेता है, मतलब अपने अंदर उनको एंट्री दे देता है, उनको अंदर करके इंगल्फ कर लेता है। यानी कि जी हमारी न्यूट्रोफिल है और यहाँ से ये बैक्टीरिया घूम रहा है, तो ये इसको अंदर ले लेगा अपने अंदर। ठीक है, तो इसको क्या करता है, इंगल्फ कर देता है, तथा इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फैगोसाइटिक सेल। ठीक है, इसके बाद आता है
बेसोफिल्स का क्या कार्य है? बेसोफिल्स का कार्य है कि ये हेपेरिन जो है वो जनरेट करती है। इसका कार्य क्या होता है? एंटी क्लॉटिंग, यानी जो ब्लड क्लॉटिंग है उसको रोकता है, यानी कि ब्लड को क्या करता है? थोड़ा सा पतला करता है। यदि ये बेसोफिल नहीं होगी तो ब्लड क्या होगा? क्लॉट नहीं होगा। ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो कहीं से भी निकल सकता है, मतलब कि जैसे अपन को घाव हो गया, समझ रहे हैं ना, लग गई, तो ये जो है वो, क्योंकि ये ब्लड को क्या करता है? एंटी क्लॉटिंग है, मतलब ब्लड को क्लॉटिंग करने से रुकता है, ठीक है। तो ये ब्लड को क्या है? पतला करता है। और एक अपन आएँगे प्लेटलेट्स में, ये प्लेट इसके अपोजिट जो है वो प्लेटलेट्स काम करती है। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ब्लड को क्लॉटिंग करना, और इसका काम होता है एंटी क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड को इतना ज़्यादा थक्का होने से रोकता है, यानी कि जो ब्लड का थक्का है ना, उसको रोकता है, मतलब कि ज़्यादा ब्लड एकदम क्लॉट नहीं हो जाए। अगर ब्लड क्लॉटिंग हो गई तो फिर होगा ही क्या, समझ रहे हैं? तो इसीलिए ये एंटी क्लॉटिंग होता है, और इसके अपोजिट जो प्लेटलेट्स है वो ब्लड को क्लॉट करता है, ठीक है। क्लॉटिंग करता होने से रोकता है, ठीक है। इसके बाद आता है एसिनोफिल। एसिनोफिल जो बेसोफिल कम होती है उसका ही काम करता है, ये भी एक हिसाब से एंटी क्लॉटिंग का काम करता है। इसके बाद आता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होता है? क्रिएट एंटीबॉडी। ये वेरी वेरी आईएमपी है कि जब भी वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीनेशन में क्या होता है? अपना जो मरा हुआ वायरस होता है वो अपने अंदर डाल दिया जाता है, और वो क्या करता है कि जैसे ही वायरस पहुँचता है तो ये उसको पहचानता है और उसी प्रकार का एंटीबॉडी जो है वो जनरेट कर देता है, ताकि जब दोबारा से वो वायरस एंट्री करे तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी पहले से ही जनरेट कर दी जाती है, ठीक है। तो ये इसका कार्य होता है लिम्फोसाइट का, कि जो भी वायरस है उसके अपोजिट जो है एंटीबॉडी जनरेट करना। ये दो प्रकार की होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट भी एंटीबॉडी जनरेट करती है और टी लिम्फोसाइट भी जनरेट करती है। इसके बाद आता है मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या करता है? जो भी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन होगा उनको कंट्रोल करेगी, उनको कैसे भी करके रोकेगी, उनके लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। तो ये हमारे चारों के फंक्शन होंगे। एक बार क्विक से रिवीजन करेंगे, देखेंगे। सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का कार्य क्या है? फेगोसाइटोसिस, यानी सेल को जो भी बैक्टीरिया होती है उनको इंगल्फ करना। बेसोफिल्स का काम क्या होता है? एंटी क्लॉटिंग, यानी जो ब्लड है उसको क्लॉट करने से रोके तथा ब्लड को पतला बनाना। ईसोफिल जो है, बेसोनोफिल अगर नहीं होती है तो फिर ईसोनोफिल जो है वो काम करती है। लिम्फोसाइट क्या होती है? लिम्फोसाइट का कार्य होता है कि एंटीबॉडी जनरेट करना वायरस के अगेंस्ट, और मोनोसाइट का कार्य होता है फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, ठीक है। इसके बाद आता है, हम आते हैं प्लेटलेट्स में, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। तीन जो नाम है हमने तीनों के देखे। आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। इट इज़ द टिनी एंड कलरलेस, मतलब कलरलेस सेल होती है, छोटी छोटी सेल्स होती हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? ब्लड को क्लॉटिंग करना। ये हमने सब बताया था कि ये जो, जैसे अपन को घाव लग जाती हैं या फिर अपन को चोट लग जाती है तो प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड को क्लॉट कर लेती है और एक लेयर बना लेती है, ताकि जो अपनी ब्लीडिंग है उसको कंट्रोल किया जा सके। यदि प्लेटलेट्स नहीं होगी तो ब्लड क्या है? क्लॉट ही नहीं होगा। प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो कहीं से भी ब्लड जो है वो, मतलब कि कहीं से भी रिलीज़ हो जाएगा। जैसे कि अगर को अपन को थोड़ा-सा भी घाव लगा तो वो ऐसे ही निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना? क्योंकि ब्लीडिंग ही कम नहीं होगी, है ना? तो ये घाव करने के काम में भी आती है, ठीक है? तीनों के फंक्शन जो है वो हमने बहुत अच्छे से डिटेल से स्टडी कर ली, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। और आगे जुड़े रहें आप इसी चैनल पे, ऐसे ही बहुत अच्छी-अच्छी वीडियो हम डालते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।